Hello everyone, welcome to the Commerce Achiever platform. I'm the Faculty of Commerce and Economics. So आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा क्लास 11th NCERT का अकाउंटिंग पार्ट 1। ठीक है, तो जो अकाउंट्स की हमारी जो कंप्लीट सीरीज चलने वाली है, हम अंडरस्टैंडिंग पे फोकस करेंगे इन सीरीज के थ्रू। आपको सिर्फ क्या करना है, अपने सामने NCERT की बुक रखनी है। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग चैप्टर 1 से। ठीक है, तो अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा आसान होती है, रटना डिफ़िकल्ट होता है क्योंकि एग्जामिनेशन हॉल में जो रटा हुआ चीज़ होता है ना, वो जल्दी याद नहीं आता। तो अंडरस्टैंड कर लेंगे क्विकली और इम्पॉर्टेंट एरियाज़ को हाईलाइट कर लेंगे। ठीक है, हमारे रिवीजन के जो सेशंस होंगे और जो क्विक्स एंड ट्रिक्स के जो सेशन होंगे वो सेपरेटली कवर्ड होंगे। ये जो सेशन चलने वाला है, ये जो सीरीज़ चलने वाली है, ये कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग की है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा। तो सबसे पहला जो आपका चैप्टर है, हम देखते हैं इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग का है। ठीक है, अकाउंट्स की कंप्लीट कवरेज करेंगे एंड अदर सब्जेक्ट्स आल्सो। ठीक है, तो पहला जो पैराग्राफ हम देखें, इसमें जनरली जो है इस चैप्टर में क्या कवर अप होने वाला है और क्यों कवर होने वाला है, एक बेसिक आइडिया दिया जाता है। ठीक है, तो हमारी जो अकाउंटिंग है वो हमें पहले केवल लिमिट रखती थी रिकॉर्ड कीपिंग तक। ठीक है, लेकिन अब उनका रोल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। फॉरेंसिक ऑडिट की बात करें या कमर्शियल ई कॉमर्स की बात करें, डिसीजन मेकिंग की बात करें, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग की बात करें, इन्वायरमेंटल अकाउंटिंग की बात करें, हर एरिया में अकाउंटेंट का रोल, अकाउंटेंसी का रोल और अकाउंटिंग का रोल बढ़ चुका है। ठीक है, तो क्विक रीडिंग कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को, फिर बढ़ेंगे आगे। ठीक है, सो टुडे द रैपिडली चेंजिंग बिजनेस एनवायरनमेंट हैज फोर्स्ड द अकाउंटेंट टू रीअसेस मींस यू आर गिविंग योर सेकंड असेसमेंट, reassess their roles and their functions both within the organization and to the society. The role of an accountant has now shifted from that of mere recorder of the transactions, mere only recording of the means केवल transactions को record करने तक नहीं रुकना है, हम उसके आगे बढ़ चुके हैं, to that of the member providing relevant information to the decision making team। यानी कि अकाउंटेंट ऐसी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं जो दूसरों को डिसीजन मेकिंग करने में मदद करता है। ठीक है, Broadly speaking, accounting today is much more than just bookkeeping and the preparation of financial reports। यानी कि जैसे हमारे पहले टाइम में होता था कि केवल जो हमारी सेंचुरीज तक होता है कि केवल जो है अकाउंटिंग क्या है, फाइनेंशियल रिकॉर्ड कीपिंग माना गया, एक फंक्शंस माना गया अकाउंटेंट का, लेकिन आज हम उसे वहाँ तक नहीं रोक सकते। आज के टाइम में क्या है, इट्स जस्ट मोर देन दी बुक कीपिंग एंड द प्रिपरेशन ऑफ द फाइनल रिपोर्ट्स। Accountants are now capable of working in an exciting new growth areas such as forensic accounting, solving crimes such as computer hacking and the theft of large amount of money on the internet, e-commerce like is designing the web-based payment system, financial planning, environmental accounting, and etc. ठीक है, so we are much more than the your old system of record keeping or preparation of the final accounts। ठीक है, उसके बाद जब मेन थिंग इज मेंशन इज दैट अकाउंटिंग एज एन इंफॉर्मेशन सिस्टम, इट कलेक्ट डाटा। सो एज एन इंफॉर्मेशन सिस्टम अकाउंटिंग collects data and communicate economic information about the organization to a wide variety of user। यानी अकाउंटिंग को अगर हम एज एन इंफॉर्मेशन सिस्टम देखते हैं तो ये डाटा को कलेक्ट करती है और कम्युनिकेट यानी इन्फॉर्म करती है। इकोनॉमिक यानी ऑब्वियसली मॉनेटरी फॉर्म जो उनकी डिसीजन मेकिंग को फ़र्क कर रही हो, तो इकोनॉमिक इन्फॉर्मेशन जो है ऑर्गेनाइजेशन की किसको बताएगी, डिफरेंट यूजर्स को जिनको उन इंफॉर्मेशन की मदद से डिसीजन लेनी है। ठीक है, अबाउट दी हुज डिसीजन एंड एक्शन आर रिलेटेड टू इट्स परफॉर्मेंस, यानी बिजनेस की परफॉर्मेंस पे जिनकी डिसीजंस और एक्शंस डिपेंड करती है। आगे जब हम इस जर्नी में बढ़ेंगे ना, मैं आपको ऐसे कनेक्ट कराऊंगी कि आपका खुद का बिजनेस है, तब आप कैसे सोचते हो और तब हमारा चैप्टर किस दिशा में जाएगा। तो अभी हम सिर्फ और सिर्फ एक बेसिक आइडिया ले रहे हैं एज एन अकाउंटेंट। ठीक है, तो ये ब्रीफ इंट्रोडक्टरी था हमारा कि अकाउंटिंग क्या है और अकाउंटिंग एज एन इंफॉर्मेशन क्या है। तो मेनली आप यहाँ पे इस अंडरस्टैंडिंग को माइंड में रख सकते हैं कि पहले क्या था, सिर्फ बुक कीपिंग और अकाउंटिंग एंट्री से रिलेटेड था, लेकिन अब उससे आगे बढ़ चुके हैं और अकाउंटिंग एज एन इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या है, जो डाटा को कलेक्ट करता है और कम्युनिकेट करता है इकोनॉमिक इन्फॉर्मेशन। ये ध्यान देंगे किसको, इकोनॉमिक इन्फॉर्मेशन को कम्युनिकेट करता है ऑर्गेनाइजेशन की। ठीक है, ताकि डिफरेंट डिफरेंट जो यूजर्स हैं वो डिफरेंट जो है अपनी डिसीजन मेकिंग में इसका यूज़ कर सकें। ठीक है, अब अकाउंटिंग की मीनिंग के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, अगर हम 1941 में देखें, ठीक है, तो द अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट
अब आपको कई बार एग्जाम में लिखना होता है ये टर्म, तो आपको ये लिखना कंपलसरी नहीं, ऑब्वियसली अगर आप लिखोगे तो वैल्यू एडिशन होगा, और नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, लेकिन गलत लिखने से मार्क्स डिडक्ट होंगे। द अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट हैड डिफाइंड अकाउंटिंग as the art of recording, classifying and summarizing in a significant manner and in terms of money, transactions and event which are in a part at least of financial character and interpreting the result thereof. Don't worry, इसे काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेन करूँगी। अकाउंटिंग को क्या समझाया उन्होंने? उन्होंने बोला कि भाई अकाउंटिंग जो है वो एक आर्ट, एक कला है, यानी कोई फिक्स रूल ऑफ थंब नहीं हो सकता, एक कला है भाई, आप उसमें जितनी क्रिएटिविटी पुट करोगे उस तरीके से वो क्रिएटिव होता जाएगा। यानी बिजनेस के जो ट्रांजैक्शंस हैं वो एक ही तरीके के नहीं होते हैं, उसमें हर बार कुछ नया देखने को मिलता है, तो आपको वहाँ पे आर्ट दिखानी पड़ती है। ठीक है, आर्ट कैसी, आपको रिकॉर्ड कैसे करना है, उसको क्लासिफाई कैसे करना है, डिफरेंट डिफरेंट हेड में क्लासिफाई, यानी सेक्शन ए बी सी डी, राइट। सो रिकॉर्ड कैसे करेंगे, क्लासिफाई कैसे करेंगे, और एट एंड में उसकी छोटी सी समरी कैसे बनाएंगे ताकि रिजल्ट जो है हम उसे अंडरस्टैंड कर सकें। ठीक है, इन अ सिग्निफिकेंट मैनर, ठीक है, इन अ सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन टर्म्स ऑफ मनी। ऑब्वियसली हमें जो भी चीज़ यहाँ पे लिखनी है वो मॉनेटरी फॉर्म में लिखनी है, स्टोरी फॉर्म में नहीं, कि राम आया श्याम गया, ये स्टोरी नहीं लिखनी। राम ने श्याम से गुड्स को परचेज किया, ये जो है मॉनेटरी फॉर्म में हुआ, कितने अमाउंट में परचेज किया है, हमें मॉनेटरी फॉर्म में लिखना है। तो आपको यहाँ पे ध्यान देना, ये एक आर्ट है, ये आर्ट हमें ज़रूरत पड़ेगी रिकॉर्डिंग में, क्लासिफाइंग में और समराइजिंग में। ठीक है, ताकि हम एक सिग्निफिकेंट मैनर में चीज़ों को दिखा सकें। लेकिन ये जो सारी चीज़ हम दिखाएंगे ना, वो मनी फॉर्म में होनी चाहिए, मॉनेटरी टर्म्स में होनी चाहिए। ट्रांजैक्शंस और इवेंट्स दोनों को देखेंगे, अभी मैं ब्रीफली समझाऊंगी ट्रांजैक्शंस और इवेंट्स क्या होते हैं। ठीक है, आर इन एटलीस्ट पार्ट ऑफ फाइनेंशियल करेक्टर एंड इंटरप्रिटेटिंग द रिजल्ट, जो कि रिजल्ट को इंटरप्रिटेट करने में मदद करते हो। अगर थोड़ा भी डाउट है ना तो क्वेरी अपने साथ लेके मत जाना, उसे कमेंट सेक्शन में पूछ के क्लियर करना। ठीक है, और नहीं तो थोड़ा सा और पेशेंस रखो और डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो अमेरिकन इंस्टीट्यूट ने जो डेफिनेशन दी, एक बार क्विक रीडिंग कर लेते हैं इसका। In 1941, the American Institute of Certified Public Accountants had defined accounting as the art of recording, classifying, and summarizing in a significant manner and in terms of money, transactions, and events which are in part at least of financial character and interpreting the result thereof. अब जो नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है हमारे लिए, सबसे पहले तो नेक्स्ट पॉइंट ये है कि ट्रांजैक्शन क्या है। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए कि भाई ट्रांजैक्शन क्या है और इवेंट क्या है। ठीक है, तो ट्रांजैक्शन मैं एक डेली लाइफ में आपको बताती हूँ कि आप आज आपके पॉकेट में से 1000 रुपीज़ हैं और आज आपने कुछ परचेज किया। ठीक है, कल आपने कुछ और परचेज किया, फिर 2 दिन बाद आपने कुछ और परचेज किया, आपके 1000 रुपीज़ में से आपने 900 रुपीज़ खर्च कर दिया, बाकी 100 सेव कर लिए। तो ये जो आपने हर एक दिन जाके कुछ परचेज किया, अगर आप बिजनेस के व्यू पॉइंट में तो कभी आप परचेज करेंगे, कभी आप सेल भी करेंगे, सेल करेंगे तभी इनकम होगी। तो आप जो परचेज कर रहे हैं और ये आप सेल कर रहे हैं, ये जो इन बिटवीन ट्रांजेक्शन्स, जो एक्टिविटीज़ हो रही है, जो इन बिटवीन थिंग्स हो रही हैं, सेल एंड परचेज की, वो कहलाती हैं ट्रांजैक्शन। यानी जो साल के दौरान में कोई चीज़ें चल रही हो, ये किसी भी एक ट्रांजैक्शन, एक एक्टिविटी को करें। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास पेन है, ठीक है, इस पेन के अंदर रिफिल है, एग्जाम्पल हम नॉर्मल पेन की बात करते हैं, उसके अंदर रिफिल है, फिर कैप है, निडल है, ठीक है, फिर उसके बाद उसके ऊपर कुछ प्रिंट किया हुआ है। तो ये छोटी छोटी जो चीज़ें इसमें लगी हैं उसे हम बोलेंगे ट्रांजैक्शन, और जो एंड रिजल्ट आ रहा है उसे हम बोलेंगे इवेंट। रटना मत, अभी और अच्छे से समझाऊंगे। ठीक है, सो अभी ब्रीफ आपको क्लियर हो चुका होगा, ट्रांजैक्शन क्या है, इवेंट क्या है, और हमने अकाउंटिंग की डिफिनीशन समझ ली। ठीक है, अब उसके बाद हम आते हैं 1941, पुराना ज़माना था, फिर हम बढ़ते हैं 1966 में। ठीक है, in 1966 the American Accounting Association defined accounting as the process यानी कोई चीज़ लगातार चलती रहती, प्रोसेस में है। ठीक है, लगातार चलती रहेगी, दैट मीन्स अ प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाई करेगा। जैसे मैंने आपको बताया कि भाई ये पेन बनी है, इसके अंदर रिफिल आया है, ऊपर कैप आई है, निडल आई है, प्रिंटिंग होगी, नीचे लो होल होगा। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस हुआ जो कि लगातार चल रहा है। अब ये प्रोसेस क्या करने में मदद करता है, ये आइडेंटिफाई करवाता है। सबसे पहले आइडेंटिफाई करो भाई तुमने कहाँ से परचेज की, कहाँ सेल करी,
और मॉनेटरी फॉर्म में होनी चाहिए, बिजनेस से रिलेटेड होनी चाहिए। आइडेंटिफाई किया आपने, फिर आप मेजर कर रहे हो उसे, और फिर कम्युनिकेट करो। कम्युनिकेट क्यों करना है, क्या मतलब है? बिकॉज कि एक एक्चुअल डिसीजन मेकिंग, एक वायबल डिसीजन मेकिंग, एक अच्छी डिसीजन मेकिंग हो सके, इसीलिए हमें बिजनेस इंफॉर्मेशन को कम्युनिकेट करना पड़ता है। तो पहले आपने आइडेंटिफाई किया, फिर उसे मेजर किया, और फिर उसे कम्युनिकेट किया। कैसी? भाई साहब, इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन, दैट इज मॉनेटरी रिलेटेड, या जो आपके डिसीजन को इम्पैक्ट करेगी, टू परमिट इन्फॉर्म्ड जजमेंट्स एंड डिसीजन बाय द यूजर्स ऑफ द इंफॉर्मेशन। सो आई बिलीव आपको दोनों डेफिनेशन क्लियर हो चुकी है। एक बार क्विक रीडिंग करते हैं। 1966 में द अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन ने डिफाइन किया अकाउंटिंग को। इट डिफाइंड अकाउंटिंग एज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग एंड कम्युनिकेटिंग इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन टू permit informed judgments and decision by the users of information. क्लियर? अभी क्विकली एक बार डायग्राम देख लेते हैं, बहुत ही अच्छा है। प्रोसेस यानी लगातार चल रहा है, इसलिए ये आपके एरोज बने हुए हैं जो कि लगातार चलते ही चले जाएंगे। तो प्रोसेस मीन्स ये लगातार चल रहा है, एक लिंक बना हुआ है डिसीजन मेकर का इकोनॉमिक एक्टिविटीज से रिलेटेड, रिजल्ट से रिलेटेड, डिसीजन मेकिंग से रिलेटेड। सो अकाउंटिंग प्रोसेस है, कम्युनिकेट कर रहे हैं अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को। डिसीजन मेकर्स जो हैं, जो भी इंटरनल और एक्सटर्नल यूजर्स होंगे, वो उनको कम्युनिकेट किया इन्फॉर्मेशन इकोनॉमिक इवेंट्स की मदद से, और वो फिर ये पूरा प्रोसेस लगातार चलता रहा। ठीक है? सो ये इस बेसिस पे एक्शंस या डिसीजन लेंगे, ठीक है, कि हमें बाय करना है या नहीं करना है, लाइक दैट। ठीक है? तो ये प्रोसेस क्या है, कैसे होता है प्रोसेस, इसका एक ब्रीफ आपको आउटलाइन दे दिया गया है। उसके बाद हम और आगे बढ़ते हैं और 1970 में आते हैं। तो 1970 में क्या हमें देखने को मिलता है? अकाउंटिंग प्रिंसिपल बोर्ड ऑफ AICPA ऑल्सो एम्फसाइज दैट द फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग, इन्होंने क्या बता दिया? फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग बता रही भाई, फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग। इन्होंने हमें फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग बताई, क्या बताई? कि अकाउंटिंग इज टू प्रोवाइड क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन, यानी जो क्वांटिटी नंबर्स के फॉर्म में हो वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, प्राइमरली फाइनेंशियल इन नेचर, अबाउट इकोनॉमिक एंटिटीज, इकोनॉमिक यानी ऑब्वियसली जो आपकी इकोनॉमी को इम्पैक्ट कर रही हो, दैट इज इंटेंडेड टू बी यूजफुल इन मेकिंग इकोनॉमिक डिसीजन, ताकि वो इकोनॉमिक डिसीजन में हेल्प कर सके। ठीक है? अकाउंटिंग कैन देयरफॉर बी डिफाइंड एज द प्रोसेस मीन्स लगातार चलने वाला, ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग एंड कम्युनिकेटिंग। ध्यान दीजिएगा, अब कॉन्क्लूड हुआ है अकाउंटिंग की डिफिनेशन। सो अकाउंटिंग कैन देयरफॉर बी डिफाइंड एज अ प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग एंड कम्युनिकेटिंग। भाई सबसे पहले खोजो ना कि क्या ट्रांजैक्शन है या क्या इवेंट है, उसे आइडेंटिफाई किया, फिर उसे मेजरेबल है कि नहीं उसे मेजर किया, फिर बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड किया, और फिर कम्युनिकेट कर दिया रिपोर्ट्स के फॉर्म में। ठीक है? द रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द इकोनॉमिक इवेंट्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन टू द इंटरेस्टेड यूजर्स ऑफ सच इंफॉर्मेशन। जो भी इंटरेस्टेड यूजर्स हैं उनको वो इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेट की जाती है। ठीक है? इस डिफिनीशन को अच्छे से समझने के लिए हमें ये टर्म्स क्लियर होने चाहिए, ये डिफिनीशंस क्लियर होनी चाहिए। लाइक इकोनॉमिक इवेंट क्या होता है, ट्रांजैक्शन आपको क्लियर हो जाएगा, फिर आइडेंटिफिकेशन, मेजरमेंट, रिकॉर्डिंग एंड कम्युनिकेशन, ऑर्गेनाइजेशन क्या, और इंटरेस्टेड यूजर्स क्या। तो एक बार क्विकली हम इनके बारे में भी कवर अप कर लेते हैं। ठीक है? सबसे पहले इकोनॉमिक इवेंट हमने ऑलरेडी समझा है, जो एंड रिजल्ट है आपके पास वो इकोनॉमिक इवेंट है, और इन बिटवीन जो एक्टिविटीज हो रही है उसे हम ट्रांजैक्शन बोलते हैं। तो एक बार रीडिंग करते हैं क्विक। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व इकोनॉमिक इवेंट, एंड इकोनॉमिक इवेंट इज नोन एज हैपनिंग ऑफ कॉन्सिक्वेंस टू अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। हैपनिंग टू द कॉन्सिक्वेंसेस, मैंने कोई चीज लगातार हो रही है उसका हैपनिंग एट एंड रिजल्ट, किससे रिलेटेड? टू अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन विच कंसिस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन। ध्यान देंगे क्या बोला? विच कंसिस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन, उसका कुछ कॉन्सिक्वेंस आया, दैट इज द योर इवेंट, एंड विच इज मेजरेबल इन मॉनेटरी टर्म। ठीक है? तो जो मॉनेटरी फॉर्म में मेजरेबल होगा वही हमारा इवेंट होगा। तो यहाँ पे आपको नहीं, एक तरीके से इवेंट के साथ साथ ट्रांजेक्शन क्या होता है वो रिकॉल कर लेगा। मैं फिर से रीड करूँगी ताकि आपका फोकस जाए वर्ड पे। एन इकोनॉमिक इवेंट इज नोन एज हैपनिंग ऑफ कॉन्सिक्वेंस टू अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन which consist of transactions and which is measurable in monetary terms। ठीक है? एग्जाम्पल कह दिए, परचेज ऑफ मशीनरी, आपने मशीनरी परचेज की। इंस्टॉलेशन एंड कीपिंग इन रेडी फॉर मैन्युफैक्चरिंग इज एन इवेंट।
जब वो बिल्कुल मशीनरी रेडी हो रही है कि भाई हमें अब मैन्युफैक्चर करना है, जैसे आप बाइक पे बैठते हैं, स्कूटी पे बैठते हैं और उसे स्टार्ट करते तो वो रेडी टू रन है, ठीक है, तो वो क्या हो गया, इवेंट हो गया, विच कंप्राइजेस अ नंबर ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस, ठीक है। लेकिन आपने जो स्कूटी ली और उसे स्टार्ट किया वो आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन है, वो बिजनेस रिलेटेड नहीं है, वो मॉनेटरी फॉर्म में नहीं है, क्लियर। So, purchase of machinery, installing and keeping it ready for manufacturing is an event, एक ये end result है, which comprises number of financial transactions. In between जो activities हो रही है वो financial like buying a machine, transportation of machine, site preparation of installation of the machine, expenditure incurred on installation and trial run. क्विक रिकॉल कराऊंगी। ट्रांजेक्शन्स क्या हुआ इस एग्जाम्पल के थ्रू, भाई ट्रांजेक्शन्स वो चीज़ें हुई जो इन बिटवीन इनकर हो रही है, यानी आपने मशीन को परचेज किया, उसको जो मशीन आपने बाय करी है उसको ट्रांसपोर्ट कराया एक जगह से दूसरी जगह पे, फिर इंस्टॉलेशन की तैयारी की, उस साइट की तैयारी की जहाँ पे मशीन रखी जाएगी, इंस्टॉलेशन की तैयारी की, वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी वगैरह और छोटे मोटे खर्चे करवाए, ट्रायल रन करवाए, तो ये जो बीच में हो रहा है ये क्या हुआ, ट्रांजेक्शन। एंड में आपने क्या दिखाया, रेडी फॉर मैन्युफैक्चरिंग, दैट इज एन इवेंट। आई बिलीव आपको क्लियर हो चुका हो, कोई डाउट है उसे क्लियर करेंगे, वरना एक और एग्जाम्पल आपको जो लगता है एज अ बिजनेस पर्सन क्या है ट्रांजैक्शन और क्या है इवेंट, क्योंकि जब आप अंडरस्टैंड करने के बाद तुरंत कनेक्ट करेंगे डॉट्स को तो ये आपके साथ परमानेंट जाएगा, इट्स माई प्रॉमिस, ठीक है। क्योंकि देखिए आपकी अभी तो शुरुआत है, आपको बहुत आगे बढ़ना है, मे बी आप सी एस कर रहे हैं, एक्चुरीज करेंगे या CPA करेंगे, इंटरनेशनल लेवल पे परफॉर्म करेंगे, या आप मे बी अगर आप किसी में से प्रोफेसर बनना चाहते हैं, या आप MBA करना चाहते हैं, या आप UPSC भी करना चाहते हैं, उसमें भी आपका कॉमर्स का ऑप्शन है, तो ये नॉलेज आपको वहाँ पे सब काम आएगी। इसलिए 11th एंड 12th आपको काफ़ी अच्छे से कवर अप करना है, ठीक है। This accounting identify bunch of transaction relating to an economic event. मीन्स एक इवेंट के लिए बहुत ज़्यादा ट्रांजेक्शन्स देखने को मिलते हैं, bunch of transactions, okay, relating to an economic event. If an event involve transaction, if an event involve transaction between an outsider and organization, माने एक outsider के बीच में और एक organization के बीच में ट्रांजेक्शन हो, तो उसको क्या बोलते हैं, वो जो इवेंट इकोनॉमिक इवेंट होगा, ठीक है, वो बोला जाएगा एक्सटर्नल इवेंट, क्योंकि बाहर वाले के साथ बिजनेस का ट्रांजैक्शन हो रहा है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर में सेल ऑफ मर्चेंडाइज टू द कस्टमर, कस्टमर को आपने कोई मर्चेंडाइज बेची है या कोई सर्विस आपने किसी कंपनी ने रेंडर करी है किसी कस्टमर को, या आपने कोई मटेरियल बाय किया है सप्लायर से, ठीक है, या आप मंथली रेंट पे कर रहे हैं अपने लैंडलॉर्ड को, ठीक है, तो ये क्या है, एक आउटसाइड पार्टी हुआ, तो क्या हुआ, एक्सटर्नल इवेंट हुआ, ठीक है। इंटरनल इवेंट क्या होता है, इट इज एन इकोनॉमिक इवेंट that occur entirely between the internal wings of an enterprise, यानी एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच में कोई सामान जाना, ठीक है, एक जो सप्लाई है रॉ मटेरियल जो है वो स्टोर डिपार्टमेंट में जाना, ठीक है, वेजेस है एम्प्लॉय को पे करना, तो ये इंटरनल डिपार्टमेंट में काम हो रहा है, तो इसलिए हम इसे बोलेंगे इंटरनल इवेंट, क्लियर। सो आई बिलीव आपको क्लियर हो चुका हो इवेंट क्या है, ट्रांजेक्शन क्या है, ठीक है, इंटरनल इवेंट क्या है और एक्सटर्नल इवेंट क्या है। आई बिलीव ये आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए, इसके मीनिंग, आपके एग्जाम्पल्स, कोई भी चीज़ रटनी नहीं है, अंडरस्टैंड करनी है। आगे बढ़ते हैं, हमारा जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमें अंडरस्टैंड करना है, आइडेंटिफिकेशन, मेजरमेंट, रिकॉर्डिंग एंड कम्युनिकेशन, ठीक है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे आइडेंटिफिकेशन के बारे में, ठीक है, कि जो अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन्स हैं उसे हमें आइडेंटिफाई करना है, ठीक है, और द बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करना है। सो इट मीन्स डिटरमाइनिंग what transactions to record, that means to identity event which are to be recorded. It involved observing activity and selecting those events that are of considered financial character, that means money form, and relate to the organization. तो दो बातें, एक तो मनी फॉर्म में होनी चाहिए, फाइनेंशियल करेक्टर की होनी चाहिए, और दूसरा आप क्या, बिजनेस से रिलेटेड होनी चाहिए, आपके ऑर्गेनाइजेशन के काम से रिलेटेड होनी चाहिए, अनरिलेटेड की हम एंट्री नहीं करते हैं, क्लियर। The business transactions and other economic events therefore are evaluated for deciding whether it has to be recorded in the books of account. तो अगर वो फाइनेंशियल करेक्टर कैरी करता है और ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है, तब हम डिटरमाइन करते हैं ये ट्रांजेक्शन है, इवेंट है, और फिर डिसाइड करते हैं कि हमें इसे कहाँ रिकॉर्ड करना है।
एग्जाम्पल के तौर में वैल्यू ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, चेंज इन मैनेजर, यानी ह्यूमन रिसोर्स यानी जो एम्प्लॉय रखे जा रहे हैं उन्हें निकाले जा रहे हैं, कोई मैनेजर रखा जा रहा है, किसी भी इंसान को अपॉइंट किया जा रहा है, तो ये इम्पॉर्टेंट है, बट ये हमारे बुक्स में रिकॉर्ड नहीं होते। क्यों नहीं होते हैं भाई? ये फाइनेंशियल करेक्टर कैरी नहीं करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल द वैल्यू ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, चेंजेस इन मैनेजरियल पॉलिसी, अपॉइंटमेंट ऑफ पर्सनल आर इम्पॉर्टेंट, बट none of these are recorded in the books of account. However, when a company makes a sale or purchase, whether in cash or credit, pay salary should be recorded into the books of account. क्यों इसको रिकॉर्ड करेंगे? क्योंकि ये फाइनेंशियल करेक्टर कैरी करता है और बिजनेस टू ऑर्गेनाइजेशन दोनों ही कंडीशंस प्रेजेंट हैं, ठीक है। तो पहला हमें देखना है फाइनेंशियल करेक्टर, दूसरा रिलेटेड टू दी बिजनेस और यह बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो ये हमारा पहला जो टॉपिक था वो था आइडेंटिफिकेशन का, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे मेजरमेंट, कि मेजरमेंट का हम क्या जो है मीनिंग समझते हैं, ठीक है। मेजरमेंट मीन्स क्वांटिफिकेशन ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन इनटू फाइनेंशियल टर्म्स बाय मॉनेटरी यूनिट, यानी मेजरमेंट यानी उसे एक मेजरिंग यूनिट देना है। फॉर एग्जांपल रुपीज दिया आपने, ठीक है, ये एक मेजरिंग यूनिट हुआ, ठीक है। पैसे हुआ, ये एक मेजरिंग यूनिट हुआ। केजी हुआ, मेजरिंग यूनिट हुआ, है ना। इफ एन इवेंट कैन नॉट बी क्वान्टिफाइड, अगर कोई भी ऐसा इवेंट है वो क्वान्टिफाई नहीं हो सकता है ना मॉनेटरी टर्म, इट इज नॉट कंसिडर फॉर रिकॉर्डिंग इन दी फाइनेंशियल अकाउंट। फॉर एग्जाम्पल किसी एम्प्लॉय को रखा या किसी मैनेजर को रखा, तो ये मॉनेटरी फॉर्म में क्वान्टिफाई नहीं हो रहा है, इसलिए हम इसे बुक्स ऑफ अकाउंट में नहीं दिखाते हैं, ठीक है। Important item like appointment of new managing director, signing of contract or changes in personnel are not shown in the books of account. सो आई बिलीव मेजरमेंट मीन्स आपको क्वांटिफिकेशन करना है, एस्टिमेट करना है रुपीज में, पैसे में, डॉलर में, यूरोज में, कोई मेजरिंग यूनिट देनी है उसे। तो अब सेकंड जो है, अगर वो मेजरेबल है, मॉनेटरी यूनिट कैरी कर रहा है, तभी हम उसे बुक्स ऑफ अपने फाइनल अकाउंट्स में दिखाते हैं, ठीक है। तो दो कंडीशन अभी तक हम कैरी कर रहे हैं, एक फाइनेंशियल करेक्टर का और उसका मेजरिंग यूनिट में होना चाहिए वो, और आपके बिजनेस के ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड काम होना चाहिए, चाहे वो ट्रांजैक्शन हो या इवेंट हो। Next है recording. On the economic event, once the economic event are identified and measured. Identify और measure ये sequence में होता है, पहले आप identify करते हो तो ये sequence में चलेगा, पहले आप identify करोगे, फिर measure करोगे, तभी तो record करोगे। ऐसा तो नहीं कि पहले मन में कुछ भी है record के लिए, फिर कहाँ कल जो होगा देखा जाएगा, ऐसा नहीं, ये सीक्वेंस में जाएगा, ठीक है। तो आइडेंटिफाई करोगे, फिर उसको यूनिट चेक करोगे उसकी, तो इसलिए मेजरिंग आएगा, एंड देन रिकॉर्डिंग, और जब रिकॉर्ड कर लिया सब कुछ फिर कम्युनिकेट करोगे। ऐसे नहीं बोलोगे रिकॉर्ड कर लेते हैं कल देखा जाएगा क्या होता है, ठीक है। So once the economic event are identified and measured in financial terms, these are recorded in the books of account. Recorded in the books of account in monetary terms. Again in monetary terms and in a chronological order. ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या हमने ध्यान दिया, मॉनेटरी में तो होना चाहिए, प्लस वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होना चाहिए आपका, ठीक है। क्रोनोलॉजिकल, जिस सीक्वेंस में कोई ट्रांजैक्शन हो रहा है उसी सीक्वेंस में उसे रिकॉर्ड करना है, ठीक है। तो पहले हमने आइडेंटिफाई किया, फिर मेजरिंग यूनिट की मदद से मेजरिंग की, और अब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, ठीक है। Recording is done in a manner that is necessary financial information in a summarized as per a well-established practice and is made available as and when required. So I believe यहाँ तक कोई भी आपको डाउट नहीं, अगर है तो उसे आप क्लियर करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट इज कम्युनिकेशन, हम कम्युनिकेट करने जा रहे हैं अब अपनी इंफॉर्मेशंस को। इकोनॉमिक इवेंट आर आइडेंटिफाइड, आइडेंटिफाई किया, मेजर किया एंड रिकॉर्ड किया, ये तीनों काम कर चुके हैं। अब आ रहे, इन ऑर्डर टू दैट द पर्टिनेंट इंफॉर्मेशन इज जनरेटेड एंड कम्युनिकेटेड इन अ सर्टेन फॉर्म टू मैनेजमेंट एंड अदर इंटरनल एक्सटर्नल यूजर्स, ठीक है। तो अब हम इंफॉर्मेशन को कम्युनिकेट करेंगे मैनेजमेंट को, इंटरनल एंड एक्सटर्नल यूजर्स को। अभी ब्रीफली डिस्कस करेंगे कि इंटरनल और एक्सटर्नल यूजर्स होते क्या है, ठीक है। द इंफॉर्मेशन इज रेगुलरली कम्युनिकेटेड थ्रू अकाउंटिंग रिपोर्ट, तो इंफॉर्मेशन कैसे कम्युनिकेट की जाती है, अकाउंटिंग रिपोर्ट्स की मदद से। These reports provide information that are useful to the variety of users who have an interest in assessing the financial performance and the position of our enterprise, यानी जिनको इच्छा है जानने की कि भाई बिजनेस कैसा चल रहा है, उनको ये इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट की जाती है। Planning and controlling business activities and making necessary decisions from time to time. The accounting information system
should be designed in such a way that right information is communicated to the right person at the right time. ठीक है, तो right information right person के पास right time में पहुंचनी चाहिए. ठीक है, reports can be daily, weekly, monthly और quarterly depending upon the need. कोई फिक्स रूल नहीं है कि भाई ऐसे ही होना, बिकॉज अकाउंटिंग क्या है, आर्ट है. ठीक है. An important element in the communication process is accountant ability and efficiency in presenting the relevant information, कि आप कैसे प्रेजेंट कर रहे हो. ठीक है, तो हमने आइडेंटिफाई किया, फिर उसको मेजरिंग किया, फिर हमने रिकॉर्ड किया और फिर कम्युनिकेट किया. रटना मत, अंडरस्टैंड करना, डॉट्स को कनेक्ट करना. नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट टर्म है हमें समझना चाहिए वो है ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है. ठीक है, उसके बाद लास्ट में हम इंटरेस्टेड यूजर्स को कवर अप करेंगे. ऑर्गेनाइजेशन क्या है? ऑर्गेनाइजेशन रिफर्स टू द बिजनेस एंटरप्राइज. ठीक है, चाहे वो प्रॉफिट मोटिव हो, वेदर फॉर प्रॉफिट और फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट मोटिव, डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ एक्टिविटीज एंड लेवल ऑफ बिजनेस. ये डिपेंड करता है कि जो एक्टिविटीज है उसकी साइज क्या है, या जो बिजनेस है उसका काम जो है कितना ज़्यादा फैला हुआ है. ठीक है, प्रॉफिट मोटिव है या नॉन प्रॉफिट मोटिव है, इसके बेसिस पे ये डिटरमाइंड होता है. एज अ सोल प्रोप्राइटरी कंसर्न यानी एक इंडिविजुअल का काम. ठीक है, पार्टनरशिप फॉर्म, एक या एक से ज़्यादा लोग मिलकर के जब काम करते हैं. कोऑपरेटिव सोसाइटी, एक सोसाइटी ही स्टैब्लिश कर दी, कंपनी बना दी, लोकल अथॉरिटी, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और एनी अदर एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स. ये टर्म्स क्लियर नहीं है, नो प्रॉब्लम, विद टाइम वी डिस्कस एवरीथिंग. आप कम्युनिटी सेक्शन से भी जुड़े रहें, जहाँ पे हम बीच बीच में आपको कुछ नई इन्फॉर्मेशन एंड नॉलेज शेयर करते रहेंगे. सो आई बिलीव ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है वो आपको क्लियर हो चुका है. इट मे बी प्रॉफिट मोटिव, मे नॉट बी अ प्रॉफिट मोटिव, इट डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ एक्टिविटीज एंड लेवल ऑफ बिजनेस ऑपरेशंस. इट कैन बी ऑफ एनी ऑफ द डिफरेंट फॉर्म्स. ठीक है, नेक्स्ट इज द इंटरेस्टेड यूजर ऑफ इन्फॉर्मेशन. हम बार बार ये सुन रहे हैं ना, इंटरनल यूजर, एक्सटर्नल. तो एक बार देखते हैं कौन से ऐसे यूजर हैं जिनको अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की जरूरत पड़ गई. Accounting is a means by which necessary financial information about business enterprise is communicated. Accounting एक means है, एक way है जिसके मदद से फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है किसी भी बिजनेस एंटरप्राइज की, वो कम्युनिकेट की जाती है. एंड इज कॉल्ड एज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस. ठीक है, और वो जो कम्युनिकेशन होती है, रिपोर्ट्स, उसे हम लैंग्वेज ऑफ बिजनेस भी बोलते हैं. Many users need financial information in order to make important decisions. These users can be divided into two broad categories, internal users and external users. तो दो तरीके के users हमें देखने को मिलेंगे, internal users and external. तो ये हमारे पास हो गया इंटरनल यूजर और ये हो गया हमारे एक्सटर्नल यूजर. सो इंटरनल यूजर में कौन आते हैं? चीफ एग्जीक्यूटिव, फाइनेंशियल ऑफिसर, वाइस प्रेसिडेंट, बिजनेस यूनिट मैनेजर, प्लांट मैनेजर, स्टोर मैनेजर, लाइन सुपरवाइजर, यानी जो बिजनेस के अंदर में काम कर रहा है और जिनको इन डाटा की ज़रूरत है. एक्सटर्नल यूजर्स कौन हुए? एक्सटर्नल यूजर आपके इन्वेस्टर्स हो गए, शेयर होल्डर, क्रेडिटर. डोंट वरी, शेयर होल्डर क्या होते हैं, क्रेडिटर क्या होते हैं, ये सब भी अगर आपकी क्वेरी है ना, अभी वो सारी विद टाइम टू टाइम हम क्लियर कर लेंगे. ठीक है, शेयर होल्डर कौन होते हैं? ये सब जो बाहर के लोग हैं. क्रेडिटर जो आपको उधार पे पैसे, आपको अपना प्रोडक्ट देते हैं, परचेज करते हैं, जिनसे आप, इन टर्म्स को भी मैं अभी शॉर्टली क्लियर करूंगी इन वाया नेक्स्ट सेशन. ठीक है, उसके बाद टैक्स अथॉरिटी, जैसे इनकम टैक्स सुना होगा आपने, जीएसटी सुना होगा, ऐसे टैक्स के डिपार्टमेंट होते हैं, उनको भी आपकी इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है. तो जो आप इनकम टैक्स की रिटर्न या ये बुक्स ऑफ अकाउंट फाइल होती है, उससे आपको ये इन्फॉर्मेशन दे देते हैं. रेगुलेटरी एजेंसीज, यानी आपकी कंपनीज, जो आप कंपनी अगर कोई खड़ी कर रहा है तो रजिस्ट्रार को चाहिए होगा. सेबी है, यानी स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड जो है, उनको चाहिए होता है. ठीक है, लेबर यूनियन को चाहिए, ट्रेड एसोसिएशन को, ये बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं सरकारी. ठीक है, इनको भी चाहिए. तो ये कौन हो गया? एक्सटर्नल यूजर हो गया. और इंटरनल यानी जो बिजनेस में अंदर काम कर रहा है. ठीक है, क्रेडिटर कौन होते हैं, डेटर कौन होते हैं, सब चीज़ें अभी क्लियर करेंगे हम. ठीक है, सो आई बिलीव यहाँ तक क्लियर है. सो सिंस द प्राइमरी फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग इज टू प्रोवाइड यूजफुल इन्फॉर्मेशन. प्राइमरी फंक्शन क्या हुआ अकाउंट का? कि भाई आपको यूजफुल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है फॉर डिसीजन मेकिंग. इट इज़ अ मीन्स टू एन एंड. ये एक मीन्स टू एन एंड, यानी एंड जो है ना डिसीजन मेकिंग है, और ये उसके लिए एक रास्ता बना रहा है. सो इट मीन्स टू एन एंड. क्यों है मीन्स टू एन एंड? भाई कि एंड तक पहुंचने के लिए आपको फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन चाहिए एज एन इंटरेस्टेड यूजर. तो ये एक मीन है ताकि आप एंड तक पहुंच सके, अपनी डिसीजन मेकिंग कर सके, विद द एंड बीइंग द डिसीजन दैट बीन हेल्प बाय द अवेलेबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन. ठीक है, सो ये हमने कवर अप किया हमारे डिफरेंट यूजर्स के बारे में. मैं आपको एक इसी चैप्टर में हम एंड की सीरीज में आएंगे, जहाँ पे हम डेटर्स कौन होते हैं, क्रेडिटर कौन होता है, शेयर होल्डर वगैरह, ये सारी चीज़ें क्लियर करेंगे. ठीक है,
उसके बाद भी अगर आपकी कोई क्वेरी रह जाती है तो आप उसे कमेंट सेक्शन में पूछ के क्लियर करेंगे। उसके बाद यूजर्स को क्यों चाहिए अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, ये बुक्स पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अब एक होते हैं हमारे शेयर होल्डर एंड ओनर, अब भी आपको नहीं पता कि शेयर होल्डर कौन होते हैं, तो इसलिए मैं ब्रीफ आउटलाइन करूँगी आपको, ठीक है। एक होते हैं डायरेक्टर या मैनेजर, एक होते हैं क्रेडिटर, दूसरे होते हैं इन्वेस्टर, फिर गवर्नमेंट एंड अदर रेगुलेटरी एजेंसीज। तो ओनर यानी शेयर होल्डर, यानी जो शेयर मार्केट के थ्रू शेयर्स बाय करते हैं कंपनी के, तो वो शेयर होल्डर बन जाते हैं। हम जब कंपनी अकाउंट्स पढ़ेंगे ना, वहाँ पे आपको काफ़ी डिटेल में मैंने समझाया। वैसे तो इस प्लेटफॉर्म पे ऑलरेडी कवर्ड है कि शेयर होल्डर कौन होता है, बट आपके लिए वो अभी थोड़ा सा एक एडवांस लर्निंग हो जाएगा। सो बेटर हम ओनर पे खुद को यहाँ पे लिमिट करते हैं, क्योंकि अगर आपको शेयर मार्केट में थोड़ी सी भी नॉलेज है, तो अगर आप शेयर बाय करते हैं तो आपने एक भी शेयर बाय किया तो आप उस एक शेयर के पोर्शन के ओनर बन जाते हैं कंपनी में, ठीक है। उसको हम कंपनीज में शेयर होल्डर्स बोलते हैं, ठीक है। द ओनर ऑफ द शेयर होल्डर यूज टू सी इफ दे आर गेटिंग अ सेटिस्फैक्ट्री रिटर्न ऑन देयर इन्वेस्टमेंट एंड टू असेस द फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ द कंपनी। इन्हें क्यों चाहिए अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, क्योंकि भाई इन्होंने कंपनी में अपना पैसा लगाया, तो इन्हें उसका अच्छा रिटर्न मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, और कंपनी कैसी चल रही है उसकी फाइनेंशियल हेल्थ चेक करते हैं। डायरेक्टर को क्यों चाहिए इन्फॉर्मेशन, या कोई मैनेजर जो काम करता है बिजनेस में, उसको क्यों चाहिए अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। उसको इसलिए चाहिए टू यूज देम फॉर मेकिंग बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल कंपैरिजन, ठीक है, इन देयर अटेम्प्ट टू इवैल्यूएट दी परफॉर्म। भाई इसके ऊपर तो सारी जिम्मेदारी है, तो परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए, वो कंपैरिजन करने के लिए उसे अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की जरूरत पड़ती है। They may compare the financial analysis of their company with the industry figure in order to ascertain the company's strength and weakness. होल इंडस्ट्री के अंदर छोटी छोटी फर्म्स हैं, ठीक है, तो एक इंडस्ट्री लेवल कंपैरिजन करने के लिए कि कंपनी की क्या स्ट्रेंथ जा रही है, क्या वीकनेस रह रही है, मैनेजर को ये डाटा चाहिए होता है। मैनेजमेंट इज ऑल्सो कंसर्न एंड इंश्योरिंग दैट मनी इन्वेस्टेड इन द कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन इज जनरेटिंग एडिक्वेट रिटर्न। ये भी चेक करते भाई रिटर्न सही से मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। that the company and organization is able to pay its debt and remain solvent, यानी कि जो कंपनी ने अपने कोई उधार लिए हैं, कोई लोन्स लिए हैं, कोई डेब्ट्स लिए हैं, उसे वो पे कर पाएगी या नहीं, सॉल्वेंट रहेगी, यानी कंपनी चलती रहेगी, ऐसा तो नहीं कि बंद हो जाएगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें डिसीजन मेकिंग जिम्मेदारी हो जाती है किसी भी डायरेक्टर या मैनेजर की। क्लियर। नेक्स्ट है क्रेडिटर और लेंडर। हम गुड्स कई बार ना परचेज करके लाते हैं तो बोलते हैं ना कल पैसा देंगे, तो वो कल तक के लिए हम हो जाते हैं उसके क्रेडिटर। किसके क्रेडिटर, जिससे हम परचेज करके ला रहे हैं। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि किसके लिए कौन क्रेडिटर या कौन डेटर या कौन ओनर होता है, ठीक है। तो मैं आपको मानिए बोली कि आप ये पेन ले लो, आप बोले मैम मैं ये पेन आप मेरे को आज दे दो, मैं कल लौटा दूंगा आपको, आपको कल पेमेंट कर दूंगा, लौटाऊंगा नहीं, कल मैं आपको पेमेंट कर दूंगा, ठीक है। तो अभी आपके लिए मैं आपकी क्रेडिटर हो गई, और मेरे लिए, ठीक है, मैंने आपको सेल किया तो मेरे लिए आप डेटर हो गया। ये चीज़ फिर से रिकॉल करूंगी। तो क्रेडिटर को अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की जरूरत क्यों पड़ती है, ताकि भाई मैंने जो आपको पेन बेची है ना, क्रेडिटर मैं हो गई आपके लिए। फिर से सुनिएगा, क्रेडिटर मैं हुई आपके लिए, क्योंकि मैंने आपको ये पेन बेची है और आप इसकी पेमेंट मुझे मे बी कल या एक हफ्ते या एक महीने बाद पे करो, जैसे बोलते हैं आपने क्रेडिट में मैंने आपको ये पेन जो है दी है, ठीक है। सो जिसने परचेज की है, जैसे कि आपके लिए मैं क्रेडिटर हो जाऊंगी, ठीक है। सो क्रेडिटर और लेंडर वांट टू नो इफ दे आर लाइकली टू गेट पेड। मुझे चिंता रही यार कल तुम पेमेंट करोगे या गायब हो जाओगे, ठीक है। सो वांट टू नो इफ दे आर लाइकली टू गेट पेड एंड लुक पर्टिकुलरली एट लिक्विडिटी विच इज एबिलिटी ऑफ द कंपनी ऑर्गेनाइजेशन टू पे इन डेब्ट्स टू बिकम ड्यू। यानी जब भी ड्यू हो रहा, तुमने बोला कल पे कर दूंगा, तो मैं कल हमारा ड्यू डेट हो गया, कल मैं वेट करूंगी यार ये मेरे से पेन लेके गया है उधार पे, मेरे को पेमेंट करने आएगा कि नहीं, तो कल ड्यू डेट हो गया और कल मैं वेट कर रही हूँ। तो क्रेडिटर को अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की क्यों जरूरत पड़ी, कि आप समय पे उसे पे कर रहे हो या नहीं, उसको चिंता लगी रहती है, ठीक है। नेक्स्ट है प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर। इन्वेस्टर्स वो होते हैं जो स्टॉक मार्केट के थ्रू या म्यूचुअल फंड्स के थ्रू, इन्हें भी हम बहुत अच्छे से कवर अप करेंगे, लेकिन इस जर्नी में आपको इसके डिटेल में नहीं जाना है, ठीक है। हम इन्वेस्ट करते हैं अपने पैसों को कई जगहों पे, ठीक है, तो उसे भी जानना है भाई बिजनेस ठीक चल रहा है या बंद हो जाएगा तो मेरे पैसे डूब जाएंगे, ठीक है। तो यूज टू एसेस वेदर और नॉट टू इन्वेस्ट देयर मनी इन द कंपनी। भाई अगर कंपनी खराब काम कर रही है, बहुत ज़्यादा लोन उधार लेकर के रखी है, तो हमें थोड़ा बच के चलना होगा। कल अपने उधार वो पे नहीं कर पाई तो वो मेरे पैसे कहाँ से लौटाएगी, ठीक है। नेक्स्ट इज द गवर्नमेंट एंड रेगुलेटरी। सरकार को क्यों ज़रूरत है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की, सच इज रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, कस्टम डिपार्टमेंट एक्सेट्रा रिक्वायर इन्फॉर्मेशन फॉर द पेमेंट ऑफ टैक्सेस। कि भाई सरकार के टैक्स पे कर देना, भले तुम्हें रोटी खाने को हो चाहे
नहीं हो, ठीक है। इनकम टैक्स एक्ट, कस्टम एंड एक्साइज ड्यूटीज फॉर प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स, क्रेडिटर। और इसलिए भी कई बार चेक करती है कि ये देखिए कि नॉर्मल जो सिटीजन्स हैं, क्रेडिटर्स हैं, वो लोग सिक्योर्ड हैं कि नहीं है ना। सो इट्स नॉट ओनली फॉर द टैक्स, इट फॉर द अदर ऑब्लिगेशंस ऑल्सो, ठीक है। तो एक बार इसको क्विक रीड कर लेंगे। तो अभी तक हमने जितना भी कवर अप किया है, आपसे रिक्वेस्ट है आज के इस सेशन को एक शॉर्ट ड्यूरेशन के हिसाब से आप रिवीजन कर लेंगे। हम नेक्स्ट सेशन में और डिटेल में डिस्कशन करेंगे। आज के सेशन में कोई भी क्वेरी रह जाती है तो उसे कमेंट सेक्शन में पूछ करके आप क्लियर करें। अंडरस्टैंडिंग करना बहुत आसान है और नॉलेज आप जिस लेवल पे हो अभी, आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए और अंडरस्टैंडिंग स्ट्रांग होनी चाहिए। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, कुछ नया सीखेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, एंजॉय है।